हेलो एवरीवन, आज का सेशन क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 5 का है और चैप्टर 5 का नाम है यात्रियों के नज़रिए। तो चैप्टर 5 आपका भाग 2 में आता है और भाग 2 में हम मध्य भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, जो मध्य भारत का इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़े थे, जो कि चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक था। ठीक है, तो आज का सेशन में हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम है क्या? तो यात्रियों के नज़रिए। ठीक है, देखिए, जो कि यात्रियों के नज़रिए मतलब होता है कि जो भारत में यात्री आए थे, जो यात्रा करने के लिए आए थे, उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा, क्या लिखा, क्या मतलब उसके बारे में कहा, उनके बारे में पढ़ना है, उनके हिसाब से, यानी कि हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, पिछले भाग में हमने विभिन्न धर्म और ग्रंथ के अनुसार प्राचीन इतिहास का वर्णन किया था। ठीक है, यानी भाग 1 में हम 1 से 4 तक क्या पढ़े थे? तो आधुनिक भारत पर थोड़ी प्राचीन इतिहास पढ़े थे, जिसमें मुगल साम्राज्य था, क्या हड़प्पा सभ्यता था, और इन सब बारे में पढ़े थे। ठीक है, धर्म ग्रंथ के बारे में। और जो भाग 2 है, इसमें क्या है? प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि बीच का इतिहास है। ओके, तो क्या इस पार्ट में हम इस चैप्टर में हम यात्रियों के नज़रिए, जो कि भारत में आए इतिहास को समझेंगे। ठीक है, इस पार्ट में मुख्य रूप से 3 यात्री का वर्णन किया गया। ठीक है, पहला अल-बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसीसी बर्नियर या फ्रांसवा बर्नियर कह सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें अकबर के बारे में भी कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मेन टॉपिक को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो VVI सब है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उस सब टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, देखिए, पहला टॉपिक क्या है कि प्राचीन दौर में यात्रा करने के लिए कौन कौन सी समस्या आती थी। जो कि यात्रा करने आते थे भारत, उनको क्या क्या समस्या होती थी, उसके बारे में देखिए। पहला तो लंबा समय है, बहुत दूर तय करना पड़ता था। ठीक है, और दूसरा सुविधाएं का अभाव, और जो जहाज़ में वो आते थे, पहले जहाज़ भी नहीं, नाव में आया करते थे, तो उसमें क्या था? सुविधा का अभाव था। ठीक है, तो समुद्री लुटेरों का भी भय था। समुद्र में क्या लुटेरे रहते हैं, जो कि नाव को ही लूट लेते हैं, उनके साथ जो भी सामान उसको लूट लेते हैं, तो उसका भी भय बना रहता था। ठीक है, और तीसरा है कि प्राकृतिक आपदा, जो कि समुद्र में लहर आ जाते हैं, जिस तरह नाव डूब जाते हैं, ये सब क्या प्राकृतिक आपदा हुआ। ठीक है, और भी है जैसे बीमारियाँ, अगर बीमारियाँ बीच में हो जाए किसी को, तो वो इलाज नहीं कर पाते थे। बहुत सारे यात्री क्या करते, समुद्र में ही मर जाते थे बीच में ही। ठीक है, और भी एक है रास्ता भटकने का डर, यानी कि कहीं जाना है कहीं और है और पहुंच कहीं और जाते थे, क्योंकि समुद्र में रास्ता का पता नहीं चल पाता था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है प्राचीन दौर में यात्राएं क्यों की जाती थी। देखिए, प्राचीन दौर में यात्राएं क्यों की जाती थी। देखिए, इसका आप लोगों को लिखना है। देखिए, पहला तो रुचि है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रुचि होता है कि यात्रा करने के, उनको अच्छा लगता है यात्रा करने, घूमने में, या फिर व्यापार करने के लिए भी कहीं जाते हैं, ताकि यहाँ का व्यापार वहाँ फैला सके, और वहाँ का सामान यहाँ बेच सकते हैं और यहाँ का सामान वहाँ बेच सकते हैं व्यापार करने के लिए। ठीक है, और भी हो सकता है कि धर्म प्रचार के लिए, या फिर इस धर्म को वहाँ जाकर प्रचार कर, जिससे कि हमारे देश के लोग बहुत आगे जाते हैं, दूसरे देश जाते हैं धर्म प्रचार के लिए। जैसे कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे, अकबर ने भेजा था अपने पुत्र और पुत्री को। तो ये सब, और भी है ज्ञान की तलाश के लिए, बहुत सारे लोग विदेश से हमारे देश आए थे पढ़ने के लिए। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया आपका, जहाँ पे जो कि विदेश से यानी कि छात्र आया करते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, और भी होता है कि प्राकृतिक आपदा। ठीक है, और नए अवसरों की तलाश, नए अवसरों जाने की, किसी नए चीज़ की जानकारी के बारे में आया करते थे जानने के लिए दूसरे देश। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री। इस सबसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा, आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, देखिए, वैसे तो अनेक यात्री भारत की यात्रा की, ठीक है, परंतु उनमें से कुछ मुख्य यात्री, उनके द्वारा दिए गए वृत्तांत के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे यात्री भारत आए गए, लेकिन जो कुछ मुख्य यात्री हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, मुख्य यात्री कौन कौन से हैं। पहला है अल-बरूनी, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा फ्रांसवा बर्नियर या फिर फ्रांसीसी बर्नियर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हम अल-बरूनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, अल-बरूनी के बारे में आपको ये सब प्रश्न आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए, अल-बरूनी ने क्या किया उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे आया, कहाँ से आया, उन सभी बारे को हम देखेंगे। ठीक है,
देखिए अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के क्षेत्र ख्वारिज में खीवा प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उस समय ख्वारिज में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उस समय क्या था, ख्वारिज में एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। जैसे हमारे यहाँ था नालंदा विश्वविद्यालय, उसी तरह वहाँ पे ख्वारिज का एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। अल बरूनी ने उस समय उस सबसे उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की थी और अच्छी से वहाँ पे पढ़ाई की थी अल बरूनी। ठीक है, देखिए अल बरूनी अनेक भाषा का ज्ञान था। ठीक है, उनको बहुत सारी भाषा आती थी, जैसे कि अरबी, फारसी, संस्कृत, हिब्रू भाषा, यानी कि इसका जनक था अल बरूनी। ठीक है, इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी। अल बरूनी का भारत का आगमन, देखिए अल बरूनी भारत कब आया, कैसे आया, उनके बारे में समझते हैं। देखिए 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने ख्वारिज पर हमला किया। मोहम्मद जो गजनवी था उन्होंने क्या ख्वारिज पर हमला किया और मोहम्मद गजनवी ख्वारिज के कई कवियों एवं विद्वानों को अपने साथ बंधक बनाकर भारत ले आया। यानी कि जो मोहम्मद गजनवी थे वो क्या किया, आक्रमण किया और वहाँ के जितने भी विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, कवि थे, उनको बंधक बना के भारत लेके आ गए और अल बरूनी भारत में बंधक के रूप में आया था। ठीक है, और साथ में अल बरूनी को भी लेके आया था बंधक बना के। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अल बरूनी भारत किस रूप में आया था, तो आप कहेंगे कि बंधक के रूप में आया था। ठीक है, तो उन्हें धीरे धीरे यानी क्या किया, भारत को पसंद आने लगा। ठीक है, भारत पसंद आने लगा अल बरूनी को, और उन्होंने यानी कि अपने 70 साल भारत में ही बिता दिए, 70 साल भारत में ही रह गए अल बरूनी। अपने जीवन काल में अल बरूनी ने उस समय भारत के जो कि प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन किया और अपने सभी अनुभव को अपने एक मुख्य किताब जो कि किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद में लिखा। ठीक है, ये इसका बुक है जो कि क्या होता है, तहकीक ए हिंद, या पे बोल सकते हैं किताब उल हिंद। ठीक है, तो इस कवि के जो किताब के जो लेखक हैं वो कौन है, तो अल बरूनी है। ठीक है, ये यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा कि जो इस किताब है, जो किताब उल हिंद है, वो किसके द्वारा लिखा गया, तो अल बरूनी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, देखिए इस किताब में क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए लेखक कौन है, अल बरूनी है, जो कि भाषा क्या था, अरबी था। जो किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी, तो अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, और लेखन शैली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि इस किताब में क्या गया है। देखिए किताब उल हिंद में 80 अध्याय है, यानी कि 80 चैप्टर है, और सभी अध्याय को सरल एवं स्पष्ट तरीके से लिखा गया है, और सभी जो चैप्टर हैं सभी आसान शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, सभी अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न के साथ होती है और प्रश्न के बाद भारतीय व्यवस्था के आधार पर उसका उत्तर दिया जाता है। अंत में अन्य संस्कृतियों और भारतीय संस्कृति की तुलना की जाती है, यानी भारत की संस्कृति और अन्य देशों की संस्कृति की तुलना की जाती है इसके किताब में। ठीक है, बुक में। तो इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति, भाषा, कला, मूर्ति कला, त्यौहार आदि का वर्णन है। भारत का जो कला है, भाषा है, मूर्ति कला है, त्योहारों के आदि का वर्णन किया गया है इस बुक में। ठीक है, किताब उल हिंद में वर्णित कुछ मुख्य बातें, देखिए इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला है जाति व्यवस्था। इस बुक में लिखा है जाति व्यवस्था। ठीक है, देखिए अल बरूनी ने भारत जाति व्यवस्था की तुलना फ्रांसीसी की जाति व्यवस्था से की है। ठीक है, अल बरूनी का कहना था क्या जो फ्रांस में जाति व्यवस्था है सेम इसी प्रकार भारत में भी जाति व्यवस्था है। देखिए भारतीय जाति व्यवस्था कैसा है, देखिए भारत जाति व्यवस्था ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था थी जिसमें मुख्य रूप से 4 वर्ण हुआ करते थे। देखिए ब्राह्मण जो जाति व्यवस्था बनाए थे उसमें 4 वर्ण का मुख्य रूप से 4 वर्ण थे। पहला कौन थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि ब्राह्मण द्वारा बनाए गए कितने वर्ण थे, तो 4 वर्ण थे और ये चारों का नाम हो रहा है। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर किया जाता था, यानी कि जन्म के आधार पर उसका वर्ण का निर्धारण किया जाता है। यानी देखिए अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ यानी जन्म लिया तो वह ब्राह्मण बनेगा, एवं शूद्र परिवार में होने वाला व्यक्ति को पूरे जीवन काल शूद्र ही माना जाएगा। जो कि शूद्र में जन्म लिए वो शूद्र ही माना जाएगा। ठीक है, इस व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र हुआ करते थे। ठीक है, यानी सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण रखा करता था, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। ओके, देखिए नेक्स्ट है
यह व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, यानी कि फ्रांसीसी का जो कि फ्रांस की जो जाति व्यवस्था है, फ्रांस की जाति व्यवस्था में कुछ मुख्य रूप से 4 वर्ण थे। फ्रांस में भी 4 वर्ण थे और भारत में भी 4 वर्ण है, ठीक है। तो इसीलिए जो कि है अल्बेरोनी है वो फ्रांस के जाति व्यवस्था से इसकी तुलना की है। ओके, देखिए नेक्स्ट है अल्बेरोनी के विचार। अल्बेरोनी के विचार क्या क्या है, ये सब प्रश्न आपको लिखने के लिए आएगा कि अल्बेरोनी के क्या विचार थे, उनके बारे में आप बताइए, ठीक है। तो देखिए अल्बेरोनी ने कहा कि जातिगत व्यवस्था हर जगह थी, परंतु भारत में स्थित जातिगत व्यवस्था अत्यंत कठोर और भेदभावपूर्ण थी। जाति व्यवस्था तो हर देश में है, लेकिन भारत में जो जाति व्यवस्था है वो बहुत ही कठोर एवं भेदभाव है, यानी कि किसी को जो कि शूद्र जाति से छोटे जाति माने जाते उसको भेदभाव, यानी कि जाति के नाम पे भेदभाव किया करते थे, उनके बारे में इन्होंने कहा है, ठीक है। देखिए ब्राह्मण व्यवस्था में मौजूद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को अल्बेरोनी ने पूर्ण रूप से गलत बताया, ठीक है। अल्बेरोनी कहना था कि छुआछूत क्या है, गलत है, एक है। अल्बेरोनी के अनुसार किसी भी व्यक्ति या वस्तु को जन्म के आधार पर अपवित्र नहीं माना जा सकता है। देखिए जो शूद्र जाति के थे उसको अपवित्र माना जाता था, यानी कि छुआछूत करते थे उसके साथ। और अल्बेरोनी का कहना था कि कोई भी व्यक्ति जन्म के साथ यानी कि अछूत नहीं होते थे, ठीक है, अपवित्र नहीं होते हैं, उन्हें पवित्र होने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। उसको एक मौका देना चाहिए ताकि वो अभी हम लोगों के जैसे यानी कि बड़े लोग बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था, ठीक है। जो जिस कास्ट में पैदा हुआ उसी कास्ट का बन गया, तो ऐसा था। ये इनके विचार थे अल्बेरोनी का, ठीक है। नेक्स्ट है इब्न बतूता। देखिए ये सब भी आए सब प्रश्न बनेगा आप लोग को, ये ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, यहाँ से सब्जेक्टिव भी बनेगा। तो आप लोग एक एक टॉपिक को ध्यान से नोट कर लीजिए बुक में, और आपको अगर थोड़ा सा भी क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए इब्न बतूता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को क्षेत्र में तेंजियर नामक स्थान पर हुआ था। ओके, तो इब्न बतूता के परिवार में सभी सदस्य अत्यंत शिक्षित एवं सम्मानित थे, यानी सभी लोग पढ़े लिखे थे। परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने अभी कम उम्र में साहित्य एवं शास्त्रीय शिक्षा हासिल की, और अब इब्न बतूता भी क्या कहते साहित्य और शास्त्रीय शिक्षा हासिल की, उन्होंने भी पढ़ाई की अच्छा से, ठीक है। तो इब्न बतूता को हठीला यात्री कहा जाता है। देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि हठीला यात्री किस यात्री को कहा जाता है, तो इब्न बतूता को कहा जाता था, ठीक है। उन्हें यात्रा करना बहुत शौक था, और इब्न बतूता को यात्रा करना बहुत ही शौक था, ठीक है। अपनी इस रुचि के कारण इब्न बतूता ने अनेकों जगह जैसे इराक, मक्का, सीरिया, यमना, ओमान आदि यात्रा की, बहुत सारे देश इन्होंने यात्रा की इब्न बतूता ने, ठीक है। देखिए 1332 की बात है। देखिए जब वह भारत की यात्रा के लिए निकले 1333 में वह सिंध वर्तमान जो कि सिंध पहुँच गए। सिंध अभी के वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में थे, ठीक है, वो पाकिस्तान पहुँच गए, ठीक है। तो इसके बाद वह दिल्ली के सुल्तान जो कि मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए दिल्ली आए, ठीक है। पहले पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, सब सेम एक ही साथ थे, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता के को यानी ज्ञान के अत्यंत प्रभावित हुए। जो कि मोहम्मद बिन तुगलक थे वो क्या इब्न बतूता के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने क्या किया, राज के काजी का पद दे दिया, यानी काजी मतलब न्यायाधीश का पद, जो कि हमारे कोर्ट में होता है उसका पद दिया, न्यायाधीश का पद दे दिया, ठीक है। कौन, ये थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। देखिए इब्न बतूता ने पुस्तक की रचना की। देखिए इब्न बतूता ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम रहा रिहा। रिहा का मतलब होता है किसी को अगर जेल में बंद है उसको अगर छोड़ दे तो उसको क्या कहते हैं, रिहा कहते हैं, ठीक है। देखिए इस पुस्तक का निर्माण इब्न बतूता द्वारा किया गया है। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है, और इब्न बतूता की पुस्तक रिहा का वर्णन मुख्य बातें। देखिए रिहा के जो बुक हैं उसमें मुख्य बातें क्या क्या है, तो भारत के शहर के बारे में लिखा है कि उन्होंने शहर के बारे में लिखा है कि यहाँ के शहर काफ़ी भीड़ वाले हैं, और शहर में हर जगह यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी मतलब सभी धर्म के धर्म स्थल हैं, इन सारी बातों को लिखा है। और कृषि के बारे में भी लिखा है कि यहाँ पे किस तरह कृषि खेती होती है, उनके बारे में लिखा है यहाँ के, और नारियल के बारे में भी लिखा है। देखिए एक प्रश्न यहाँ से आपको बनेगा कि मानव का शरीर जो कि सिर का तुलना नारियल से किसने किया था, तो इब्न बतूता ने किया था, ठीक है। इब्न बतूता का कहना था कि जो मानव का शरीर है सिर है जो वो क्या है, नारियल के समान है, नारियल के समान ऊपर की क्या है, कठोर है, और अंदर से नरम है, ठीक है। तो वो नारियल के बारे में बताए थे, और पान के बारे में,
और भी दास प्रथा के बारे में भी इस बुक में लिखी है इब्न बतूता ने। यानी दास प्रथा क्या थी, एक पहले के यानी कि दास बिका करते थे बाजार में, जैसे कि नौकर बोल सकते हैं आप उसको खरीद के लाइए, अपने घर में जीवन भर उसका काम करवाइए, काम करते रहेगा वो, बस को खाना दीजिए बस बिना पैसे का। जैसे अभी आप लोग काम करते होंगे, अभी आपका कोई घर में काम करता है उसको पैसा दिया जाता होगा एक दिन का, ठीक है। लेकिन यहाँ दास क्या था पहले बिका करते थे, ठीक है। और एक बार जो बिक गया वो हमेशा के लिए उसको फ्री में काम करते रहेगा वहाँ के। और डाक व्यवस्था की बात की है इस बुक में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आता है फ्रांसवा, जो कि फ्रांसीसी बोल सकते हैं फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है। देखिए फ्रांसीसी बर्नियर का जन्म 1620 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है कि इस फ्रांसीसी बर्नियर का जन्म कब हुआ था और कहाँ का था, कहाँ हुआ था, कहाँ के निवासी थे, ठीक है। तो यह एक दार्शनिक, इतिहासकार, राजनीतिक और चिकित्सक थे। यानी एक डॉक्टर भी थे, राजनीतिक भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और इतिहासकार भी थे और दार्शनिक भी थे, ठीक है। तो यह भारत में 1665 से 1668 यानी कि 12 वर्ष तक रहे थे। कौन? फ्रांसीसी बर्नियर। इस दौर में उन्होंने अपनी एक पुस्तक ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, आप लोग इस सब का पुस्तक जो लिखा गया है, इस सब प्रश्न आएगा ही आएगा। आपको पूछा जाए कि फ्रांसीसी बर्नियर का कौन सी पुस्तक था, या फिर पूछेगा ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है, ये सब प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये लोग नोट करते चलेंगे साथ में। ठीक है, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर में क्या क्या लिखे हैं, ठीक है। इसके जो कुछ मुख्य बातें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बर्नियर के अनुसार उस समय भारत में निजी भूमि स्वास्थ्य का अभाव, यानी कि किसी भी व्यक्ति के कोई निजी भूमि नहीं था, कोई भी व्यक्ति का निजी जमीन नहीं था अपना, ठीक है। संपूर्ण भूमि राजा का अधीन था, सब जमीन किसका था? तो राजा का था। किसान उस भूमि पर कार्य करते थे परंतु उसे अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप नहीं सकते थे। किसान उसमें काम करता था और अपना कर यानी कि राजा को देता था और अपने कुछ भी रखते थे, और लेकिन वो ज़मीन के अपने पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को नहीं दे सकते थे क्योंकि वो ज़मीन राजा का था टोटल सभी, ठीक है। तो इस वजह से किसान गंभीरता से उत्पादन एवं भूमि में देखरेख नहीं किया करते थे। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपका कोई ज़मीन नहीं है, आप अगर बंटवारी खेत करेंगे, ठीक है, तो आप सारा मेहनत करेंगे और आपका सारा अनाज कोई और ले लेगा, तो आप उसमें मन लगा के काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है। तो इस व्यवस्था की वजह से कृषि का विनाश हुआ, कृषि का विनाश होगा ही, किसान का शोषण एवं सम्मान करना पड़ा, ठीक है। तो किसानों का शोषण किया गया राजा के द्वारा, ठीक है। इस सब के बारे में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारतीय समाज। जी, भारतीय समाज के बारे में इन्होंने लिखा है। देखिए फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार उस समय भारतीय समाज में तो बहुत गरीब लोग थे या तो बहुत अमीर लोग, मध्य वर्ग का अभाव हुआ करता था। यानी कि पहले थी समाज में क्या था, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, और जो मध्य वर्ग का जो है व्यक्ति कोई न था, इन्होंने लिखा है, ठीक है। देखिए राजा और उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया जाता था। जो कि निम्न वर्ग थे, जो नीचे यानी कि छोटे लोग थे, उनका शोषण किया जाता था, ठीक है। तो नगर एवं सेवाओं का अभाव था, शासन व्यवस्था का खराब थी, शासन व्यवस्था यहाँ की थी खराब थी, बहुत ही खराब थी, ठीक है। और इन्होंने एक लिखे सती प्रथा के बारे में। ठीक है, सती प्रथा आप लोग का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक आप लोग का प्रश्न आएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए फ्रांसवा बर्नियर ने भारत में प्रचलित सती प्रथा की आलोचना की, उन्होंने गलत बताया, ठीक है। तो इस प्रथा के अंतर्गत एक महिला को विधवा होने का पश्चात, यानी विधवा होने के बाद उसके पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। सती प्रथा किसको कहते हैं? जो कि किसी के पति मर गए तो उनको उसी के पति के साथ उनको जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सती प्रथा कहते थे, ठीक है। उन्होंने इस व्यवस्था को अमान्य एवं अत्याचारपूर्ण बताया, ठीक है, उन्होंने इसे गलत बताया, ठीक है। उन्होंने 12 साल की एक लड़की के बारे में लिखा था जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी एवं 4 ब्राह्मण और एक बूढ़ी महिला द्वारा उसे खींचकर चिता की ओर ले जा रहे थे, ठीक है। चिता पर उस लड़की के हाथ पैर बांध दिए ताकि वो भाग नहीं पाए और फिर उसे जला दिया गया, ठीक है। देख किसने कहा था? फ्रांसीसी बर्नियर ने, ठीक है। देखिए फ्रांसीसी बर्नियर का कहना था कि फ्रांसीसी बर्नियर ने अपने आंखों से देखा कि एक 12 साल की लड़की है जिसको एक सफ़ेद साड़ी में पहना हुई है और वो
4 ब्राह्मणों यानी उसे खींच के ले जा रहे थे संस्कार करने के लिए। उनके जो पति मर गए थे उसी के चिता के ऊपर उसको रख के इसको भी जिंदा जला दिया। तो ये सब देख के उन्होंने क्या किया, सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है, तो ये सब टॉपिक था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के लिए। अब यहाँ से हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव। देखिए पहला क्या है, आईने अकबरी के लेखक कौन है, ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। अब्दुल फजल हो जाएगा, जिसमें कि इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है। ठीक है, फारसी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, यानी तंबाकू शासन पर किस शासक ने, किस राजा ने प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर। अगर आपसे पूछेगा कि तंबाकू किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आप कहेंगे अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा तंबाकू शुरू किया गया और अंत इसका जो प्रतिबंध लगाया गया वो जहांगीर के द्वारा लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं, कितने भागों में बांटा हुआ है। देखिए ऑप्शन है यहाँ पे आपका 2, 4, 3, 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 के ऑप्शन नंबर डी में है। अगर आपको पूछा जाए कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका 4 होगा। और आपको पूछा जाए कि आईने अकबरी कितने भाग में है, तो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस भूमि को कितने भागों में बांटेंगे, तो 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा आईने अकबरी कितने भागों में है, तो 5 भागों में है। और आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो वो 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री को नियुक्त किया था। अकबर ने अपने किसको वित्त मंत्री बनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोडरमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे, अनुवाद किसने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेवरिज भी थे, जेरेड भी थे और ब्लैकमैन भी थे, तीनों ने मिलकर इन दोनों का क्या किया था, अनुवाद किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबरनामा की रचना किसने की। देखिए अकबरनामा की रचना किसने की, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब्दुल फजल। अब्दुल फजल, ठीक है, अब्दुल फजल लगेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अकबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। देखिए अकबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा है, तो बाबर के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, और आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि जहांगीरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो जहांगीर के द्वारा ही लिखा गया है। और जो बाबरनामा है इसमें बाबर का क्या है, आत्मकथा के बारे में लिखा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। मनसबदारी जो व्यवस्था थी वो किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि सुधार संबंधित जब्ती प्रथा का किसने देन है। भूमि सुधार संबंधित जब्ती प्रथा किसकी देन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, शिकार के समय शिकार
के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव भू स्वराज संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की है। ये भी क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख लीजिए इसका। पहला है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अकबर के ही बारे में हैं लगभग। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन कौन है उसके बारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा W.H. मॉरलैंड। W.H. मॉरलैंड ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लगाया गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए इसमें। ठीक है, देखिए भारत में जो तंबाकू पौधा लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कब लगाया गया था, तो 1600, आप लोग डेट भी याद रखिएगा, 1608 ईस्वी को, 1608 ईस्वी को लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। आपको ऊपर ही बता दिया कि किसने किया था, तो अकबर ने किया था। ठीक है, तंबाकू का सेवन जो कि यानी कि उपयोग सबसे पहले अकबर ने किया था, और तंबाकू पर रोक किसने लगाया था, तो शाहजहां ने लगाया था। ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अबुल फजल कृति, यानी कि जो अबुल फजल जो बुक है आईने अकबरी, सॉरी अबुल फजल का जो कृति है, जो अबुल फजल जो लिखे हैं आईने अकबरी में किस शासक के वर्णन है, यानी आईने अकबरी किसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर के बारे में लिखा गया आईने अकबरी में। आपको नाम से पता चलता होगा अकबरी, यानी कि अकबर के बारे में लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, किसने शुरू किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आपको पता होगा ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 से लेकर। तो बने रहे हमारे चैनल पे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।